सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इससे पहले जो ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल से पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि बंगाल में गवर्नर का राज चला, फिर गवर्नर जनरल आए, और उस प्रकार अब भारत में जो हम देखेंगे, भारत में गवर्नर जनरल देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बंगाल में गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में क्या बने थे, गवर्नर जनरल के पद सृजित किए गए थे, और उसके बाद मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया था। इसी प्रकार से दोस्तों, जो इस वीडियो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि अंग्रेजों ने लगातार युद्ध जीतते गए और भारत पर विभिन्न शासकों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो इस प्रकार से उनका भारत पर भी क्या होने लग गया, धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर 1733 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था, आपका भारत का गवर्नर जनरल। तो उन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गवर्नर जनरल आए थे। तो थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कालावधि आपको याद रखना है। तो जो बंगाल का जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 ईस्वी से आपका 1785 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद 1786 ईस्वी से आपका कॉर्नवालिस आ गए थे और 93 तक रहे थे। फिर 1793 से लेकर 98 तक सर जॉन सूर रहे थे। उसके बाद 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक वेलेजली रहे थे। फिर सर जॉर्ज बार्लो आए 2 साल के लिए 1805 से 1807 ईस्वी तक। फिर मिंटो फर्स्ट आए दोस्तों 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 से 1823 ईस्वी तक, और 1823 से 28 ईस्वी तक एम हस्ट आए। और उसके बाद जो आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैंने इसको छोड़ दिया था यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। पिछले बार की वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि बंगाल का अगर पहला गवर्नर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाता है आपसे तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर आपसे कहा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो इसी पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कैसा भारत में रहा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूं, यहाँ पर भी आ रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, बंगाल का जो ये रहा है अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इस चीज को क्लियर अपने माइंड में रखेंगे, और साथ ही साथ आपसे आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं ये अपने आप में। ठीक है, उसके बाद वह 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से आया था। 1803 में आ चुका था दोस्तों ये, ठीक है ना, 1803 में लगभग जब आपका लॉर्ड वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस समय ये मद्रास का क्या बन के आया था, गवर्नर बन के आया था। ठीक है ना, क्योंकि मद्रास और बंबई में गवर्नर हुआ करते थे तब, तो ये मद्रास का गवर्नर बन के 1803 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो 1828 ईस्वी से 1833 जो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है 1833 ईस्वी तक, तो ये क्या रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और अंतिम गवर्नर जनरल भी बंगाल का रहा। और 2 साल के लिए ये क्या बन गया, भारत, यानी कि 33 से, क्योंकि 33 में एक एक्ट आया था, और 33 से 35 तक ये क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल रहा दोस्तों। ठीक है, इसे विलियम कैवेंडिश बेंटिक बैटिंग
विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से इसको जानिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं वो चीज आपके सामने आ रही है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये चीज आपको जाननी है कि जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या होगा, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसी प्रकार से कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये किस एक्ट के तहत था, तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है। और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये कौन से एक्ट में आया था, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आपको ये चीज क्लियर रखनी है। तो इस चीज के बारे में आप जान चुके हैं। अगली बात देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सती प्रथा का अंत करने में इनको किसकी सहायता मिली थी, भारतीयों की, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कि 1828 ईस्वी में ही क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय भारत के एक बहुत बड़े चिंतक थे और पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इन्होंने मिलकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब किसी भारतीय महिला का पति खत्म हो जाता था तो उसके बाद उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे हिंदू समाज में। तो इस प्रथा का इन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 ईस्वी में। किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ, भारत का पहला गवर्नर जनरल है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार किए थे भारत में। 1830 ईस्वी में इन्होंने बालिका की हत्या को भी प्रतिबंधित कर दिया था। आई बात समझ में। तो बालिका हत्या जो कि एक अभिशाप भी है, आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आज तक भी हो रही है। ये तो 1828 की बात है, तो तब भी बालिकाओं की क्या की जाती थी, पराया धन समझ करके हत्या की जा रही थी। तो इन्होंने 1830 में बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसने ठगी प्रथा के अंत के लिए कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया, यानी कि ठगी प्रथा पर भी क्या किया गया, किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया। और उसके लिए उन्होंने किसे नियुक्त किया था, कर्नल सलीमैन को दोस्तों। तो कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया गया था कि आप ठगी प्रथा के का क्या कराएंगे, अंत कराएंगे, इसके लिए आप कानून की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, उसके बाद सन 1835 में उसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने के द्वारा कराई गई है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कराई गई है। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इसने यहाँ पर शैक्षिक दिशा में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, तो उसके बाद 1835 में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाती है, मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है ना, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति यही थी कि इसको निस्यंदन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, कि मतलब गरीब लोगों को, सॉरी अमीर लोगों को आप क्या कर दीजिए, अमीर लोगों को आप शिक्षा दीजिए, तो धीरे धीरे नीचे तबके तक वो पहुंचती जाएगी। और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम को, शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया, अंग्रेजी बनाया गया। तो 1835 ईस्वी में जो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश इन्होंने बात की गई थी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए था कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भारत में शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने की बात हुई थी। ठीक है, लेकिन जब 1833 ईस्वी का क्या आ गया था, चार्टर एक्ट आया, लेकिन वो पैसा 1 लाख रुपए खर्च करने की बात आई थी। और 1833 में अब 10 लाख रुपए की बात होने लगी थी कि 10 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर क्या होना है, खर्चा होना है। लेकिन नहीं कर पाए ये लोग खर्चा। तो उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को बुलाया और मैकाले ने एक मसौदा तैयार किया। ठीक है ना, और उसे ही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो 1835 में क्या किया गया था, मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो कब पारित की गई थी, 1835 में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने सामाजिक काफी सुधार किए थे भेदभाव मिटाने के लिए। इसने 1803 में जब ये मद्रास का गवर्नर बन के आया था तो इसने मतलब कानों में बाली पहनना और माथे पर मतलब चिन्ह बनाना के रिवाज को खत्म कर दिया, ताकि सैनिकों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। तो इस प्रकार के इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक उद्धारक के रूप में ये आया था और बहुत शांतिप्रिय तरीके से शासन किया इसने, और इसके टाइम पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। तो ये बातें लॉर्ड विलियम बेंटिक की आप क्लियर रखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, सती प्रथा का अंत किया, बालिका हत्या को प्रतिबंधित किया, ठगी प्रथा का अंत किया। इसके साथ साथ आपका
कलकत्ता में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा को लाने का कार्य भी इनके द्वारा ही मैकॉले की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे जो उसके बाद जब ये 1935 में वापस चले गए थे, तो इनकी जगहों पर जो नए दूसरे जो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, उनका नाम था चार्ल्स मेडकॉफ, और ये 1835 से 36 ईस्वी तक रहे दोस्तों। तो कहा जा सकता है कि इनका जो कार्यकाल था चार्ल्स मेडकॉफ का, वो 1 वर्ष का रहा दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी कि जो समाचार पत्र हैं उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे उससे पहले, हिस्टिंग के टाइम पर भी। ठीक है ना, और समय समय पर लगते गए। तो इन्होंने क्या किया, 1 साल के अंतर्गत में, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए तभी जा करके जनता तक बात पहुंच पाएगी सरकारों की। तो चार्ल्स मेडकॉफ ने इसी चीज को देखते हुए प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे पूर्व गवर्नरों के द्वारा, तो उनको हटा दिया। इसीलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। आपको इससे पहले याद भी होगा कि मिंटो फर्स्ट के टाइम पर रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में एक संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ और मिंटो फर्स्ट के बीच में। वो संधि थी आपकी अमृतसर की संधि। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो जो चार्ल्स मेडकॉफ गए थे उस समय संधि करने के लिए उन मिंटो फर्स्ट की तरफ से, तो उस समय आ चुके थे भारत में। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो चार्ल्स मेडकॉफ थे, और इन्होंने 1835 से 1836 तक का इनका कार्यकाल रहा, और 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया। इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अगला। जो अगले जब चार्ल्स मेडकॉफ चले गए, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट भारत में गवर्नर जनरल बन के आए वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड आपके यहाँ पर 6 सालों के लिए आए और 1836 से 1842 ईस्वी तक रहे दोस्तों। ठीक है, 1836 से 1872 तक रहे। ठीक है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में ऑकलैंड के समय में ही लड़ा गया। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध, अफगानों के साथ युद्ध हो रहा था, ठीक है, ये 1839 से 42 ईस्वी तक चला, और इसमें वास्तव में देखा जाए तो अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, तो ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। ठीक है ना, ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि पहले इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड। ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी मार्ग था इसका नाम, और इन्हीं अंग्रेजों ने ही इसका नाम क्या रखा, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ गया दोस्तों। और इसकी मरम्मत इन्होंने कहां से कहां तक कराई, कलकत्ता से दिल्ली तक इसकी मरम्मत कराई, और इसे चौड़ीकरण भी इसका किया गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी, तो आप कहेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, कंपनी रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि इसी के काल में हुई थी। त्रिदलीय संधि ये हुई थी कि जो सिंध वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि त्रिदलीय संधि इसलिए हुई थी कि यहाँ पर आंग्ल अफगान युद्ध छिड़ जाता है 39 में। तो क्या होता है कि बीच में रणजीत सिंह का क्षेत्र जो पड़ता था, ठीक है ना, तो रणजीत सिंह ने इन्हें अपने क्षेत्र से यानी कि पंजाब प्रांत होते हुए अफगानिस्तान जाने के लिए अंग्रेजों को क्या कर दिया था, ठीक है, मतलब रास्ता देने की बात स्वीकार कर ली थी संधि की। तो त्रिदलीय संधि किसके बीच में हुई थी, तो आप कहेंगे कंपनी रणजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में हुई थी। और किसके टाइम पे हुई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड के। तो 3 चीजें हुई हैं इसके टाइम पे। पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जो कि 1839 से 42 तक चला। उसके बाद जो जीटी रोड है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, उसका नाम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। उससे पहले उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही ये रोड बनाई हुई थी। हमने मुगल काल के बाद जब शेरशाह सूरवंश को पढ़ा था उस समय भी हमने
ये चीज देखी है। तो इसके लिए आप चाहो तो शेरशाह सूरी वाला वीडियोज आप देख सकते हैं प्ले बॉक्स में जा करके, ठीक है ना। और त्रिदलीय संधि के नाम भी इसके टाइम पे रहा। तो तीन आपने देख लिए कि 1828 से 1835 ईस्वी तक आपका जो रहा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उसके बाद मेटकॉफ आए एक साल के लिए 35 से 36 के लिए, और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है ना दोस्तों, 1836 से 42 तक रहे और 6 साल तक इनका कार्यकाल रहा। अब अगर बात करते हैं आगे की, तो आगे जो नेक्स्ट आए ऑकलैंड के बाद, उनका जो नाम था वो था दोस्तों लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो, और ये 2 साल के लिए यहाँ पर रहे, ठीक है दोस्तों, 1842 से 44 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसने सबसे पहली बात तो क्या की कि लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है ना। किसका अंत कर दिया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था, पहली बात। दूसरी चीज, 1843 में सिंध का विलय इसी के टाइम पर हुआ था। सिंध का जो विलय किया गया अंग्रेजी कंपनी के अधीन, ठीक है ना, तो वो इसी के समय किया गया था, ठीक है। और एक्चुअली सिंध का जब विलय कर लिया गया था तो उसके बाद यहाँ पर इनको मतलब ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में दखल देने के लिए इजी हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद क्योंकि अफगानों के साथ युद्ध भी चल रहे थे, ठीक है, तो सिंध का इन्होंने विलय कर लिया था। उसके बाद एलनब्रो के कार्यकाल को कुशल आक्रमणता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है। कुशल आक्रमणता, जो ये इन्होंने सिंध को अपने आप में विलय किया, उसके बाद अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, आंतरिक दखल का काम किया था, ठीक है, जिससे कि वहां के व्यापारी 2 गुटों में बट गए। और ऊपर से जो सोवियत रूस का जो खतरा बना हुआ था आक्रमण करने का भारत में, उस चीज को क्या किया इन्होंने कि मतलब ये कह सकते हैं कि अफगानियों को अपने पक्ष में लेने के लिए, ताकि वो उनका झुकाव सोवियत रूस की तरह न बढ़ पाए, इसीलिए कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। किसका? एलनब्रो का। लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? कुशल आक्रमणता का काल कहा जाता है। अभी आगे भी देखोगे कि कुशल आक्रमणता की नीति को किसने मतलब अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने अपनाया था, तो वो आप आगे देखेंगे। तो कुशल आक्रमणता की नीति का कार्यकाल किसका कहा जाता है? तो लॉर्ड एलनब्रो। तो दोस्तों यहाँ पर तक आपने 4 गवर्नर जनरल भारत के देख लिए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक, 1835 से 1836 तक लॉर्ड मेटकॉफ, उसके बाद आपने देखा ऑकलैंड को 6 साल के लिए 42 तक, ठीक है ना, और उसके बाद एलनब्रो 42 से 44 तक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट जो आपके सामने गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं भारत के, वो है आपके लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक भारत में रहे, और इसके समय की जो मुख्य बात रही कि वो रही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ दोस्तों। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो कि 1845 से 46 तक हुआ। और इस युद्ध का समापन किस पर हुआ? इस युद्ध का समापन लाहौर की संधि पर हुआ, क्योंकि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी 1839 ईस्वी में दोस्तों। तो उसके बाद जो सिखों के जो मतलब राजा हुए, उनमें शासन की कमी हो गई, ठीक है ना। तो ये युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसकी लाहौर की संधि से हुआ। और कहा जाता है कि इसी लाहौर की संधि से जो विश्व का जो प्रचलित जो हीरा था ना, कोहिनूर हीरा, वो अंग्रेजों के हाथ आ गया था लाहौर की संधि से, ठीक है ना। वो जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, क्योंकि वो आपका शाह शुजा के पास था, जो त्रिदलीय संधि करता है लॉर्ड एलन ऑकलैंड के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये कहा जा सकता है कि प्रथम, देखो इससे पहले का जो आपने देखा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, तो वो आपका किसके टाइम पे हुआ था? ऑकलैंड के टाइम पे। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर हुआ। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड जो हार्डिंग है, उन्होंने क्या किया कि एक खोंड जनजाति है भारत की, ठीक है, इसमें एक नरबलि प्रथा प्रचलित थी कि मतलब भगवानों को खुश करने के लिए कि नरों की मतलब मनुष्य की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बहुत सारी रीतियां थी कि इन जनजातियों में क्या था कि जैसे कोई युद्ध लड़ते थे तो वहां से सैनिकों के सर काट करके उनके प्रदर्शनी तरीके का लगाते थे। तो इस नरबलि प्रथा का क्या कर दिया था इन्होंने?
समापन कर दिया था। तो लॉर्ड हार्डिंग को इसी के लिए जाना जाता है। तो और जो ये नर वाली प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, तो इसके लिए उनको किसका साथ मिला था, मतलब उन्होंने किसकी नियुक्ति की थी, कैंपबेल की नियुक्ति की थी। तो ये चीज आपको देखनी है कि लॉर्ड हार्डिंग 44 से 88 तक रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ, लाहौर की संधि इन्हीं के टाइम पे हुई थी, और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इन्हीं के टाइम पर अंग्रेजों के पास आया था। और ये कह सकते हैं कि नरबली प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं आपके सामने आई दोस्तों, जैसे कि सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, और बालिका जो वध था, यानी कि बालिकाओं का जो क्या किया जा रहा था, वध को प्रतिबंधित कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 3 चीजें तो मुख्य थी उसके समय की, ठीक है ना। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ आपका, इन्होंने नरबली प्रथा की क्या कर दी, समाप्ति कर दी थी। तो अभी तक आपने दोस्तों ये देख ले, लॉर्ड विलियम बेंटिक देखा पहला आपका 1828 से 1835 तक, 1835 से 36 तक आपका कौन, लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए 36 से 42 तक। उसके बाद आपका 42 से 44 तक लॉर्ड एलनब्रो, और उसके बाद एलनब्रो के बाद आपका 1844 से 48 तक आपका लॉर्ड हार्डिंग आ गए दोस्तों, ठीक है। अब जो मेन आता है भारत में, एक खूंखार भी कह सकते हैं इनको, और लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। जो नेक्स्ट आपके भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। और इनका जो कार्यकाल रहा 1839 से 1856 ईस्वी तक रहा। और इन्हीं की जो कार्य भारत में इन्होंने जिस तरीके के कार्य किए, भले ही कुछ बहुत अच्छे कार्य भी थे और कुछ बहुत बुरे कार्य भी थे, कि 1857 ईस्वी का विद्रोह होगा दोस्तों अभी, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने वही चीज देखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, और आप इससे बहुत थोड़ा सा संजीदगी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो डलहौजी को किस नाम से जाना जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। 1839 में भारत का गवर्नर जनरल बना, 1838 में, और किसके बाद बना, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग की जगह ली इन्होंने, ठीक है। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, ठीक है ना। उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी था, साम्राज्य का विस्तार करने का इसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून था। लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि काफी सारे सुधार इसके टाइम पर हुए हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, 1839 से 45 हुआ था, ठीक है। उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध हुआ था द्वितीय, जो कि 48 से 49 तक चला था, ठीक है। इससे पहले आपने लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे देखा था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। उसके बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया। जो पूरा पंजाब क्षेत्र है उसका विलय किसमें कर दिया गया, पंजाब और सिख राज्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा समझ 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो जो यहाँ जो कोहिनूर हीरा जो इनके पास आ गया था एक्चुअली लाहौर की संधि के बाद, तो वो किसको भेज दिया गया, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था 1849 ईस्वी में। ये याद रखेंगे आप। और किसके टाइम पे भेजा गया, ले तो हार्डिंग के टाइम पे ले लिया था, लेकिन भेजा गया ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। कई बार भारत और पाकिस्तान के द्वारा इस हीरे को वापस मांगने की बात आई है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रथम रेल जो चली थी वो इसी के टाइम पे चली थी, 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल चली थी, तो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो इसी के टाइम पे 1853 ईस्वी में। आप याद रखेंगे भारत में पहली रेल कब चली थी, 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में चली थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र, यानी कि वुड डिस्पैच जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसमें भारत में शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, ठीक है ना, उसके ऊपर वुड ने अपना क्या दिया था, एक निर्देश पत्र दिया था,
ठीक है, और जिससे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा, भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच था आपका, उसे आपका क्या कहा जाता है? मतलब ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। और मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ये आपका वुड डिस्पैच आपका 1854 ईस्वी में आया था, 1854 में। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि वुड डिस्पैच किसके टाइम पे आया था? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा, यानी कि शिक्षा सुधारों, यानी कि मैग्ना कार्टा सीधा अधिकार पत्र होता है। तो शिक्षा के अधिकारों का पत्र था ये कुल मिलाकर के, कि किस प्रकार से भारतीयों को शिक्षित किया जाना है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं हम। इसमें 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। तो इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। और क्या था इसका मकसद? जो इनाम कमीशन का मकसद था वो ये था कि जो लोग भूमि कर, यानी कि अपने भूमि के कर को छुपाते हैं, और ऐसे जागीरों का पता लगाना है कि जो भूमि का कर नहीं देते थे, तो उनको क्या कर लिया जाता था? उनको छीन लिया जाता था और शासन के अधीन कर लिया जाता था। तो ये काम भी इनके द्वारा, इनाम कमीशन के द्वारा स्थापना की गई थी 52 में। उसके बाद इसने 1854 में नया डाक तार अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किसके टाइम पे जारी हुआ था? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और कब हुआ था? 1854 में एक एक्ट अधिनियम लाया, ये डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट, किसके टाइम पे पास हुआ था? तो आप कहेंगे 1854 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी इसी समय हुआ था। ठीक है, वुड डिस्पैच भी इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना इसी ने करी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसने क्या क्या किया? 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। तोपखाने जो कलकत्ता में थे, अब इन्होंने इसको मेरठ में स्थानांतरित कर दिया। मेरठ क्योंकि सेंटर में था ही इनके राज्य के हिसाब से। ठीक है ना। और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। और जो सेना का मुख्यालय था उसे कहाँ स्थापित कर दिया? शिमला में। शिमला को, साथ ही साथ इन्होंने शिमला को क्या बनाई? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। तो अंग्रेजों, मतलब शिमला को अंग्रेजी शासनकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। इसलिए डलहौजी पैलेस आपका कहाँ पर है? शिमला में है। तो डलहौजी पैलेस है, वहां पर कभी आप घूमने जाएंगे तो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जिस चीज के लिए जो जाना जाता है दोस्तों डलहौजी भारत में, वो चीज अब आ रही है आपके सामने। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? व्यपगत सिद्धांत। राज्य हड़पने की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो आप कहेंगे डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, इसमें ऐसा होता था दोस्तों कि जो भी भारतीय नरेश थे या राजद थे, ठीक है ना, अगर उनकी कोई पैतृक अपनी संतान नहीं है तो उन्हें दत्तक पुत्र लेने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि वो सीधा सीधा उसको किसमें मिला दिया जाना है? वो कंपनी के अधीन वो आ जाएंगे, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इसे ही ये, इस नीति का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और बहुत सारे युद्ध हुए इस दौरान। तो इस जो राज्य हड़प की जो नीति थी, इसमें जो सबसे पहले सतारा 1838 ईस्वी में क्या हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया? तो आप कहेंगे सतारा 1839। ये मैचिंग के लिए भी आता है कई बार, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा। जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में मिलाए गए। उसके बाद बाघाट को 50 में मिलाया गया, उदयपुर को 52 में मिलाया गया, झांसी को 53 में मिलाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई उस समय यहाँ की रानी थी। ठीक है, और नागपुर को 54 में, और अवध को 1856 ईस्वी में राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आपका भारत में ये कह सकते हैं हम कि जो इसकी राज्य हड़पने की नीति थी। इसके बाद दोस्तों जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। तो कैनिंग को अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब कैनिंग जो बनेगा अभी इसके बाद हम 1857 की क्रांति देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैनिंग बनेगा भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, क्योंकि अब कंपनी का अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।
जिस प्रकार से कंपनी ने यहाँ पर लूटपाट से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर अत्यधिक और इनका कर्जा हो गया था, मतलब वहाँ की राजा के ऊपर, ठीक है ना। तो अब क्या करेगी वहाँ की साम्राज्ञी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए कैनिंग को हम भारत के प्रथम वायसराय के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन आप इस चीज को माइंड में रखेंगे कि जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का जो प्रथम वायसराय बनेगा तो वो लॉर्ड कैनिंग बनेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मैं इस पर फिर से डिस्कस करूंगा। आपका समय शुभ हो, आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।